तो आज थर्ड पार्ट है। हमने साइटोप्लाज्म तो शायद नहीं किया था ना। एक मिनट। ओके, सेल वॉल हो गया था, है ना। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कुछ बेसिक, देखो बेसिक जो जानकारियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका खास ध्यान रखना है। दैट वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल कहा जाता है। ओके, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेएबल। ओके, तो आपने एक और चीज़ पढ़ा था, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज रिजिड whereas plasma membrane is flexible, है ना। plasma membrane is made up of lipids and protein, and cell wall is made up of cellulose. Okay, तो ये एक हमने छोटी जानकारी देखी थी। ऑफ कोर्स सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक और कवरिंग है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, जो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी to what called bear harsh weather, harsh condition in the nature, whereas animals have the liberty, जैसे हमारे पास घर है ना, एनिमल्स के पास भी घर है, तो they do not have to stay in the rain or in the wind or harsh, extreme hot and extreme cold weather. Okay, animals have choice, but these plants don't. So that is why this outer covering of cellulose, which is called cell wall, is provided. Okay, so as to bear harsh weather conditions. Now it says nucleus. Okay, remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. तो इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया था. Why? What do we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? तो यहाँ पर ऐसा ही बोल रहा है कि क्या वहाँ पर कलरिंग इवन हुई थी। एक्टिविटी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा बोलना भूल गया, ये पैराग्राफ अभी अभी पॉज करके फिर से एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। अभी आप पढ़ लो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। According to their chemical composition, different regions of cell get colored differentially. तो आयोडीन कलर इसलिए डाला जाता है ताकि हम कलर कर सकें, कलर देख सकें, है ना। जैसे एक एक इसका तरीका मैं आपको अगर बताऊं तो आपने देखा होगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग अंगूठा लगाते हैं इंस्टेड ऑफ साइनिंग, है ना। साइन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। और जब वो अंगूठा लगाते हैं तो ऑफ कोर्स एक इंक होता है, इंक पैड होता है ना। उसमें ब्लू कलर का इंक पूरा भरा होता है, उस पर हम रख के फिर पेपर पे हम प्रेस कर देते हैं। तो ये कलर इसीलिए लगाया हमने हाथ में ताकि दैट lines on the thumb are visible. Okay, so the same thing is being done here by providing iodine solution, okay, to give it a color so that जो भी हमने देखना है वो हम अच्छे से देख सकें। तो बोल रहा है द कलर, द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंशियली। ओके, जो सेल होते हैं बहुत ही डिफरेंशियली कलर्ड होते हैं। ओके, मतलब एक जैसा कलर नहीं होता है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। Some region appear darker than the other region. Apart from iodine solution, we could use saffronin solution, and methyl blue solution to stain the cell. Stain मतलब दाग लगाने के लिए, ठीक है, वही कलर करने के लिए दाग लगाना, वही उसी को ही हम कह सकते हैं। तो इन सबको भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि आप चिंता मत करो, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में क्या क्या यूज़ किया जाता है। ओके, वी ओके हाँ, वी we have observed cells from an onion. Let us observe cells from own body. Okay, तो जल्दी से जो है ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको जल्दी से, ठीक है। और आप इसको पढ़ लो पॉज करके जल्दी से। ओके,
तो यहाँ से हम मेन चीज़ जो न्यूक्लियस की मेन चीज़ है वहाँ पर आ गए। ये बोलता है कि द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन जो कवरिंग है वो डबल लेयर्ड है। ओके, डबल लेयर्ड याद रखना है, जिसको कि जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कह सकते हैं अलग अलग केस में, एनिमल के केस में सेल वॉल। ऐसे ही न्यूक्लियस को भी जो कवर करता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये डबल लेयर्ड होती है। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। तो देखो ध्यान से, ये एक सेल है। सेल अगर ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रहे सेल वॉल नहीं होती सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो चलिए देखो, ये जो हो गया, ये हो गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये इन एंड आउट फ्लो करवाता है ना। हमने पढ़ा था वाटर को करता है तो वो ऑस्मोसिस कहते हैं, ये गैसेस को करता है तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहीं इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा और ये डबल लेयर्ड है। ओके, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं, ये पोरस होता है और इससे क्या होता है, ये भी अपने अंदर इन एंड आउट जो है फ्लो करवाता है चीज़ों का, डिपेंड्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। दिस इज दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म कहाँ है? यहाँ पर बची हुई जगह पर। ठीक है, जो ये बची हुई जगह है ये एक मिनट का, जो भी मैं ये पूरा पोर्शन ग्रीन में कर दूंगा ये पूरा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ पोर्शन जो होगा इसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर बची हुई जगह में साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर रखना है आपको, अच्छी चीज़ें हैं ये सब, इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म। ओके, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे। द न्यूक्लियस The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, किस तरह से जो है सेल का डिवीजन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये एक सेल है। ओके, सेल में जो डिवीजन होना होगा, यहाँ पर ऐसे डॉट मैं न्यूक्लियस के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, और इस तरह से वो जो सेल है वो सेकेंड स्टेज में, डिवीजन से पहले ऐसा होता है और फाइनली आपको ऐसे करके दो न्यूक्लियस सॉरी दो सेल मिल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को? सेल डिवीजन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। तो याद रहे, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, हाँ, जब कभी भी ये होने वाला होता है तब क्रोमोसोम्स जो हैं, ये याद रखना, क्रोमोसोम्स होते हैं और एक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सॉरी सेल ऑर्गेनल में, और एक सेल ऑर्गेनल में आप देखेंगे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक और में होता है कि नहीं, गारंटी नहीं है, शायद शायद हो, देखते हैं अभी पढ़ेंगे, मैं भी भूल गया हूँ। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। ओके, ये कब दिखते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। ठीक है, क्रोमोसोम हैं क्या? क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये तो लाइन आपको समझ में आई नहीं होगी, क्रोमोसोम से लेके यहाँ तक। वो इसलिए नहीं समझ में आई होगी कि मैं आपको बता दूं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ कैरेक्टर्स हमको पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑफस्प्रिंग है, कोई भी जो है ऑफस्प्रिंग है, इसको कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जनरली मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस में जो बच्चे होते हैं या जो किड्स होते हैं, उनका जो फेस होता है वो उनके मदर फादर से काफ़ी सिमिलर होता है ना। तो ये कुछ ट्रेड्स मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आए हैं? ये क्रोमोसोम से आए हैं। पहली बात तो ये डीएनए से, डीएनए कहाँ पर है? क्रोमोसोम में। ठीक है, तो कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे देखा होगा आपने, शेर का बच्चा शेर की तरह ही दिखता है ना। तो वो मतलब उसके पेरेंट्स की वजह से डिपेंड्स। समझ में आ रहा है?
फॉर इनहेरिटेंस अभी यहाँ पे पढ़ लो, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आप अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। ये कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। और यहाँ क्रोमोसोम किसकी बात हो रही है? यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस की। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ओके, याद रखना है क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रोसेस के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, आपने देखा होगा जीन्स, नाम सुना होगा, है ना, जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो कुछ फंक्शनल डीएनए होते हैं, ये आप सुना होगा, तो जीन्स कहाँ सुना होगा, है ना, पेरेंट्स से जो चीज़ें बच्चों में आती हैं, है ना। तो ये कहाँ होता है? डीएनए। डीएनए की बात कहाँ हो रही है? डीएनए इज इन क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्रोमोसोम की बात हो रही है न्यूक्लियस में, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है कि नहीं, तो यस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। या किस किस में होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स इन अ सेल which is not dividing. This DNA is present at a part of chromatin material, ठीक है। जब इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, तो ये जो जीन्स होंगे कहाँ होंगे? पेरेंट्स में। अब देखो जो जो मैं बता रहा हूँ कि ये पहले एक सिंगल सेल रहा होगा, तो ये इन दोनों सेल का ये पेरेंट हुआ ना, है ना। अब जब डिवीजन ही नहीं होगा, जब डिवीजन ही नहीं होगा, ये सेल फर्दर डिवाइड होना ही बंद हो जाएगा, तो क्या जीन पास होगा, है ना, क्या दूसरे को इन्फॉर्मेशन जाएगा, क्या जो इनहेरिटेंस है, जो दिखावट है और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चों को पेरेंट्स से मिल रहे हैं, भाई वो तो होगा ही नहीं ना। इज विजिबल कहाँ गया? फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एट अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब ये सब याद रखना होता है, इनमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, ठीक है ना। डीएनए इज प्रेजेंट, तो डीएनए कहाँ होता है? जहाँ पर आप देखेंगे डिवीजन हो रहा है ना। डिवीजन नहीं हो रहा, तो जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन, ठीक है। इसको देखो, अगर आप चाहो तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। ये हो गया क्रोमैटिन मटेरियल। चलिए, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। एंटेंगल्ड मतलब देखो इस तरह से आपस में ही उलझा हुआ है एकदम, ऐसे करके कुछ एंटेंगल्ड हुआ पड़ा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल एंटेंगल्ड, एकदम उलझा हुआ है एक दूसरे में। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। हमने क्या सीखा, मैं आपको इसके बाद आपको बता भी दूंगा। ये बोलता है whenever cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes। तो याद रहे क्रोमेटिन कब आता है अपने आपके पिक्चर में? क्रोमेटिन कब आ रहा है? तब आ रहा है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है ना, नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, तब आता है। लेकिन जब डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? वापस क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। समझेंगे इसको, आराम से ध्यान से समझना है इसको, ओके। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन में फ़र्क है। क्रोमोसोम्स तब होता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, और क्रोमेटिन तब होता है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब सेलुलर प्रोडक्शन मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, ऐसे जिस तरह से जो सेलुलर एक दूसरे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वही है, एक सेल से दो नए सेल जो आते हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ क्रूशल पार्ट प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, कैसा बनेगा, क्या करेगा आगे, पूरा।
by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. ठीक है, मतलब जो सिंगल सेल्ड जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, इनमें जो डेफिनेशन, डिफाइंड का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन नहीं आता, डिफाइंड का मतलब देखो न्यूक्लियस हमें दिखता है, देखो ये रहा कुछ स्पेसिफिकली डिफाइंड। अच्छे से ये डेफिनेशन ये है उसकी, ये जो बाउंड्री है इसको डेफिनेशन कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर यही वर्ड यूज होता है। लेकिन इनमें बैक्टीरिया में, इनमें जो है न्यूक्लियस जो है ना डिफाइंड नहीं होता, मतलब इस तरह से अच्छे से उसको उसकी कवरिंग नहीं होती ढंग से, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ आपको भी मार्क करना है, ठीक है, और आपने एक बार पहले पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई अब पढ़ लो, लेकिन आपको मुझसे पहले एक बार पढ़ना है। मैं ये चीज़ बार बार आपको नहीं बोलूँगा, पैराग्राफ मुझसे पहले पढ़ो, अभी रोक के पढ़ लो नहीं पढ़ा है तो न्यूक्लियोइड क्या है? सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन किन में होता है? सबसे पहली बात तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन किन में होता है? बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया देयर न्यूक्लियर रीजन, ओके। तो हाँ, सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में क्या है? बस न्यूक्लिक एसिड, जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है उन्हें हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? Such organisms whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotes। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स किसे किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट्स वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लैकिंग, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे, ठीक है, हम उनमें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी छोटा या बेसिक लेवल का, कैरियोट्स मीन कैरियन और न्यूक्लियस, ठीक है, छोटा न्यूक्लियस, प्राइमरी लेवल का न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोट्स, नहीं है तो प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियोइड क्या था? न्यूक्लियोइड था यहाँ पर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्लीज़ ध्यान देना है आपको। सबसे पहली बात तो छोटी चीज़ ये समझनी है कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और यूकैरियोट्स वो होते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट सेल्स also lack most of the other cytoplasmic organelles। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स मतलब ये होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो भी कुछ होगा इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, बाकी जो सेल की चीज़ें हैं, वो सब इस साइटोप्लाज्म के ही दरमियान सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोट सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल मतलब जो यहाँ पर ऑर्गेनल और रहेंगे प्रोकैरियोट में वो भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू यूकैरियोट। present in okay, many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। The chlorophyll is photosynthetic prokaryotic bacteria, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? द क्लोरोफिल आपको पता हो, क्लोरोफिल की वजह से जो है ग्रीन कलर पिगमेंट है ये, इसकी वजह से लीव ग्रीन दिखते हैं और खाना बना पाते हैं। इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। इसमें मेम्ब्रेन है, इस वेसिकल में मेम्ब्रेन है, वेसिकल मतलब एक तरह का बैग टाइप, यहाँ लिखा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलो ये प्लास्टिड और ये सब क्या नाम ले लिया है, ये तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में एक बार मैं फिर में बात करूंगा।
कि प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, नहीं होती एक तरह से, और लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान से समझना है। तो चलिए देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, सेल वॉल यहाँ पर है बाहर, ये देखो दिखा रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इतना छोटा है तो ये एक और लेयर होगी यहाँ पर, राइबोसोम्स हैं इसमें, और न्यूक्लियोइड है। ये सब क्या है, ये सब अभी जानेंगे। न्यूक्लियोइड मैंने आपको बता दिया है, न्यूक्लियोइड, ये रहा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, यहाँ पर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियस का। When we look at the temporary mounds of onion peel as as well as human cheek cells, एक मिनट यार कैसे हो रहा है, when we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stain. It is called cytoplasm. ठीक है, यहाँ पर सबसे कम स्टेन लगा होगा वही है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है, ये रहा बचा हुआ पोर्शन जो होगा ये साइटोप्लाज्म होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड जैसा कंटेंट है ये पूरे में। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के बाकी पार्ट जो हैं वो भी इसी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, इन सभी ऑर्गेनल्स का एक अलग अलग काम होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जगह है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, याद रखना है। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आएंगे कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कहाँ है जहाँ पर न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं था, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस कैसा है कहाँ है पता नहीं चलता। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये पैराग्राफ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में समझने के लिए। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, मतलब ये डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी नहीं होते। और जबकि ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स के भी मेम्ब्रेन होते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो। The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. तो सेल की एक खासियत, सॉरी वायरस की एक खासियत होती है, क्या करता है ये, इसके वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, मतलब देखो वेल डिफाइंड क्या होता है। मान लो आप एक घर में रहते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, तो आपका घर क्या है, ये पोस्ट है ना, आपको ढूंढना है तो आपके घर जाए जाएंगे, आपको आप मिल जाओगे वहाँ पर। लेकिन वहीं पर ही अगर आपके घर की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं, घर आपका इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते। ठीक है, अब घर का मतलब एक तरह से ज़मीन कह सकते हैं, आप कहाँ पर हैं, मैं बोलूँगा कि भाई वो ये है, यहाँ पर है, यहीं कहीं बीच में है, तो ये ढूंढा जा सकता है। लेकिन जब आपके इस फील्ड की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मैं बोलूँगा भाई वो यहाँ पर है, तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका डेफिन बाउंड्री तो डिफाइंड है नहीं कहाँ पर क्या है, तो फिर ढूंढना मुश्किल होगा ऐसे में, है ना। तो वायरस बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि ये जो वायरस है ये जब शरीर में घुसा है या फिर ये जो है ये जिंदा चीज़ है कि नहीं। ठीक है, लेकिन क्या करता है वायरस, वायरस एक तरह का अनइनवाइटेड गेस्ट टाइप होता है, जो कि गेस्ट तो नहीं कह सकते इसको,
लेकिन एक ऐसा है, ये काम करता है कि वायरस जो होता है हमारी बॉडी पे ही, बॉडी का जो खाना होता है वही खा के ज़िंदा रहता है। ठीक है, एक बार जब वो बॉडी पे आता है और जब वहाँ पर अपना लाइफ शो शुरू करता है, ठीक है, अपना लाइफ है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो वहाँ जाके शुरू करता है, वहाँ जाके शो करता है। ठीक है, इसलिए उसको, वायरस को मारना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बैक्टीरिया से, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है व्हेन कंपेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक से मारा भी जा सकता है। इसलिए कभी भी आपको वायरल फीवर होता है ना, तो इट इज़ नॉट एडवाइज टू यूज़ एंटीबायोटिक, बिकॉज एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, और जबकि वायरल जो भी इन्फेक्शन या वायरल प्रॉब्लम है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरस। ओके, एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। आपने बैक्टीरिया के बारे में एक चीज़ जानी है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा। और एक चीज़, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, अगर आपको याद है तो, आपने ये चीज़ पढ़ी है पीछे, आप लास्ट क्लास देखा, उसमें मैंने बता रखा है बैक्टीरिया के लिए एक एक्सेप्शन है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, तो वो हमारी बॉडी पे रहता है और हमारा ही खाना खाता है, और वही एनर्जी यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में ये आ गया है भाई, तो ये आपको भरना है, ये आपका काम है। और बढ़िया है ये चीज़, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल, आप प्लीज़ इसको पढ़ना ज़रूर। तो यहाँ पे साइज़ के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर बोलते हैं इसे, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है, और ये 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ओके, यूकैरियोटिक जो हैं जनरली बड़े होते हैं। तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, दे आर जनरली लार्ज। आप ये, अगर आपको याद है नंबर तब तो आप लिखो, नहीं याद है तो मत लिखना, उल्टा सीधा नंबर कुछ भी मत लिख देना। लेकिन आप ये जरूर याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉल, दे आर जनरली लार्ज। ओके, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस वर्ड जनरली, बिकॉज यहाँ 1 से 10 में 5 से लेकर 10 तक की चीज़ें आती हैं, और यहाँ से 5 से लेकर 10 तक भी है। तो याद रहे, कुछ चीज़ें सेम साइज़ की भी हैं, तो जनरली अलग अलग साइज़ होता है, वो जनरली उसके लिए लिखा है। तो न्यूक्लियर रीजन में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन में मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियर रीजन, रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको लिखना है, ये आपका काम है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, पॉइंट कम पड़ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखना है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और सेल में भी सेल ऑर्गेनल्स, जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यहाँ पर होती है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल। तो जितने भी सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है ताकि वो एक दूसरे से अलग रहें। अब आपके घर की बाउंड्री और आपके घर के बगल वाले की बाउंड्री अगर तय ना हो हो सकता है वो आपके आपकी टेरिटरी में घुसे, आपकी टेरिटरी में घर बनाए, या आप उसकी टेरिटरी में जाके घर बनाओ। तो इसलिए बाउंड्री बहुत ज़रूरी होती है ताकि एक्सटेंट पता चले उसका। Separated from external, large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. भाई ये पैराग्राफ पढ़ लो एक बार आप खुद से, ठीक है, हर बार मेरे से पहले पढ़ लिया करो एक बार। हाँ जी, तो जो भी लार्ज एनिमल्स हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हो गए मेनली, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो सेलुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में बहुत सारी ऑर्गेन है, बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, जो सब मिलके काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सेल को भी अपने अपने ढेर सारे काम अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर द सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सभी काम एक एक चीज़ से, एक आदमी से तो सब काम होता नहीं है ना। अब देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाता है
तो अब ये सारा का सारा काम तो नहीं करता ना, इसने अपने नीचे कुछ अधिकारी रखे होते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर रखता है, वो फाइनेंस का काम देखता है, रेलवे मिनिस्टर रेलवे का काम देखता है। उसी तरह होम मिनिस्टर होम जो भी होम विद इन द इंडिया जो भी एक्टिविटीज़ है उसको देखता है। ठीक है, अलग अलग है। एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें देखता है। ठीक है, और जो पीएम है उसको कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह से अब सारे काम अकेला सेल तो करेगा नहीं, तो उसके लिए ढेर सारे के सारे जो हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि काम करने में मदद करते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम है। रेलवे मिनिस्टर का फाइनेंस मिनिस्टर का कोई काम नहीं आपस में, और ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का रेलवे मिनिस्टर से कोई काम नहीं, सबको अपना अपना काम करना है। अभी okay, this is one of that feature of eukaryotic cell that distinguish from prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनल्स होता ही नहीं है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है एवरी सेल हैज मेम्ब्रेन अराउंड इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल। यहाँ पर कहीं लिखा था यार, मैं भूल गया, यहीं कहीं है वो कि सेल सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखेंगे हर ऑर्गेनल में आपको ऑर्गेनल मेम्ब्रेन मिलेगा। हाँ जी, this is the one feature of okay distinguished from prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. यार सेल तो दिखता नहीं है, सेल के लिए तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप लग जाता है, लेकिन हमें सेल से भी छोटी चीज़ें देखनी है ना, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन, हमने पहले ही बात कर ली है ना। इसमें क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल लेके चलता है ये, है ना। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन हमने पढ़ा। क्रोमैटिन क्रोमैटिन एक तरह से आप कह सकते हैं, जब सेल डिवीज़न नहीं होता है तो जो क्रोमोसोम होता है या फिर जो डीएनए होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही सेल डिवीज़न होने वाला होता है क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। ठीक है, याद रहे। अभी सम हाँ, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गन्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर, ये देखो ये सब ढेर सारे नाम है, नाम तो भी आपको पता ही चल जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids. They are very important because they carry out some important crucial functions in the cell. ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग काम इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, किसी एक के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा और बोलेगा आपको लिखो क्या करता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस चीज़ से बना होता है, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम ई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई आर। पढ़ लो एक बार इसको, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लो। ठीक है, पूरा हो पाएगा क्या, अभी देखते हैं नीचे क्या है। तो कहाँ से कहाँ हो जाता है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं कितना हम कर पाएंगे कितना नहीं, देखते हैं। ओके, नहीं तो एक काम करते हैं, 33 मिनट हो गए हैं शायद। हम्म, देखते हैं कितना बच रहा है। गोल्गी apparatus बच रहा है, लाइसोसोम्स बच रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, प्लास्टिड आएगा। दैट्स इट आई थिंक। यहाँ यहाँ तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। बड़ा नेटवर्क है ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैगेज, लंबे लंबे बैग्स की तरह होते हैं। ठीक है, ईआर मैंने बता रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ईआर की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब जो कवरिंग है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आर ई आर है, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस ई आर। ठीक है, तो आर ई आर लुक्स अंडर रफ सॉरी
RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। RER जो है वो रफ, क्यों नाम है इसका रफ? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स की वजह से ये रफ होता है। अगर कल को पूछ लिया जाए कि भाई ये राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, तो आपको बताना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। क्या? राइबोसोम्स। ध्यान देना है, ठीक है। अटैच टू इट सरफेस, तो उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं इस तरह से, तो इसलिए ये सरफेस जो है रफ हो जाता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सभी एक्टिव सेल्स में होते हैं, ठीक है। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यहाँ क्या होता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो याद रहे राइबोसोम्स का क्या काम है? ये सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनाना होता है वो ये बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी प्रोटीन भी, और बाकी सेल भी बनाते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल। लेकिन राइबोसोम्स अगर पूछा जाए भाई राइबोसोम्स का क्या काम है, तो यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। और इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स रहने से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, ठीक है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। तो प्रोटीन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसको वैसे वैसे उतना भेजा जाता है यूजिंग ER। इसलिए ये इतना बड़ा नेटवर्क है, ताकि हर जगह पे पहुंच सके, ट्यूब्स का, शीट्स का। शुरू में बताया था। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR है ये, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो याद रहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स थे, तो वहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो RER में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। वहीं पर SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन चाहिए तो भाई वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और फैट और लिपिड चाहिए तो ये काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल फंक्शन में काम में फैट्स चाहिए और लिपिड्स चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन चाहिए तो ये बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Such of these proteins and lipids help in building the cell membrane, ठीक है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड मिलके ही जो है सेल मेम्ब्रेन बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? यहाँ पे लिखा है सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्स मेम्ब्रेन। तो कौन से दीज प्रोटीन? प्रोटीन में कहाँ से बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से। और लिपिड्स कहाँ बन रहा है? फैट्स एंड लिपिड्स बन रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ओके। तो इन्हीं को ही तो लिखा है ना यहाँ पे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रोटीन का काम होगा वहाँ पर उसको वैसे उतना पहुँचा दिया जाएगा। तो कुछ प्रोटीन का काम यहाँ पे भी मेम्ब्रेन बनाने में भी काम आ रहा है। कौन सा मेम्ब्रेन? याद रहे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बोल रहा है ये, सेल मेम्ब्रेन। Some of other protein and lipid functions as enzymes and हार्मोन्स, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं कुछ प्रोटीन, तो बता रहा है क्या क्या काम है प्रोटीन और इसके। लेकिन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा ऐसे कैसे ही। ऑल्दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। अलग अलग तरह से दिखता है लेकिन ये नेटवर्क सिस्टम ही फॉर्म करता है, ठीक है। काम करेंगे, अब यहीं रोक देता हूँ मैं, लंबा हो रहा है वीडियो। आपको ये जो भी कराया है, देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं आपके पास, याद रखने के लिए ढेर सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इनको याद करने के लिए आप एक बार फिर से रीडिंग करना है, ठीक है। आपको इस चीज़ से भागना नहीं है, 100% रीडिंग करना है, ठीक है। अब अच्छे बच्चों में और नॉर्मल बच्चों में, पुअर में आपकी गिनती अगर होती थी तो अब नहीं होनी है, ठीक है। चलिए बंद कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।